कहानी की शुरुआत हिमाचल के एक घर से होती है जहां एक कलेक्टर की फैमिली के कुछ मेंबरों को गुंडों द्वारा मार दिया जाता है। गुंडों का लीडर कंफर्म करने के बाद कलेक्टर को भी मार देता है और उसकी फोटो खींच के किसी से पैसों की मांग करता है। उनके गैंग मेंबर में एक साइको भी है जिसे एक ड्रावर में बंदूक मिलती है और कमरे में छुपी हुई छोटी लड़की जिसे वो मार देता है। दूसरी ओर हिमाचल के ठियोग में एक हाइना ने हमला कर दिया था। पुलिस के कुछ न करने पर फॉरेस्ट अफसर जोशी अपने दोस्त पार्थिबन को कॉल करता है और उसे मदद के लिए बुलाता है। पार्थी जब तक वहां पहुंचता है तब तक हाइना एक लोकल स्कूल की ओर जा रहा होता है। पार्थी स्कूल में सभी बच्चों को अंदर रहने को कहता है और हाइना को पकड़ने निकल पड़ता है। वो अपनी ताकत और इंटेलिजेंस तब दिखाता है जब वह स्कूल ग्राउंड में हाइना को बेहोश कर देता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप देता है। अगले सीन में पता चलता है कि पार्थिबन एक कैफे ओनर है और हिमाचल में अपनी लाइफ शांति से जी रहा है। कैफे में जब उसको पता चलता है कि उसकी शर्ट ठीक नहीं हो सकती तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी उस पर गुस्सा होने वाली है। अगले सीन में गुंडों को पता चलता है कि जिसने उन्हें कलेक्टर के सुपारी दी थी उसने ही उन गुंडों की खबर लीक कर दी और पुलिस उनके पीछे है, जिसकी वजह से उन्हें एक हफ्ते के लिए अंडरग्राउंड होने का ऑर्डर मिलता है। दूसरी ओर पार्थी अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी सत्या को गुस्से में देखता है। वो शर्ट गंदी होने का बहाना बनाता है पर उसकी बीवी उसे उसकी फोटो दिखाती है जिसमें उसकी पीठ पर हाइना के पंजों के निशान थे। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी एनिवर्सरी पार्टी करने के लिए निकलते हैं और अपने दोनों बच्चों सिद्धार्थ और मथी को स्कूल से पिक करते हैं। पार्टी में पता चलता है कि पार्थी और फॉरेस्ट अफसर जोशी की फैमिली के आपस में अच्छे रिलेशन है। पार्थी अपने परिवार के साथ उस हाइना से मिलने जाता है और उसे अडॉप्ट करता है। पैसे की कमी के कारण गैंग के मेंबर लोकल लोगों को लूटने लगते हैं। एक रात वो शहर के जानवरों के डॉक्टर को लूटने की कोशिश करते हैं पर उसके एटीएम पिन न बताने पर उनमें से एक साइको मेंबर उसे गोली मार देता है। उसके बाद वो साइको लूटपाट करने के लिए पार्थी के कैफे में जाता है और एक कॉफी की मांग करता है। पार्थी के मना करने पर कि कैफे बंद हो गया है, वो गैंग मेंबर उसके कैफे की एक फीमेल एम्प्लॉय को किडनैप कर लेता है। पार्थी अपने गले में से सारे पैसे उसके सामने रख देता है और उसे लड़की को छोड़ने के लिए समझाता है पर वो साइको कॉफी की मांग करता है। दूसरी ओर उसके गैंग मेंबर उसको ढूंढते हुए आ जाते हैं कि वो कहीं और किसी को न मार दे। उसके लीडर के समझाने पर भी वो नहीं मानता और उसे बोलता है यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है, इसलिए उन्हें सबको खत्म करना होगा और फुटेज डिलीट करनी होगी। गैंग मेंबर फुटेज डिलीट करने जाते हैं और उतने पार्थी भी कॉफी लेके आ जाता है। वो साइको उसकी एम्प्लॉय को गलत नज़र से देखता है और गन पॉइंट में रखता है, जिससे पार्थी को अपने कैफे में इन लुटेरों को मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो एक एक करके सबको मारता है। मौका देख के उनका लीडर पार्थी की एम्प्लॉय को चाकू की नोक पर रख के रुकने के लिए कहता है और उस साइको को उसको मारने को कहता है, पर साइको पार्थी को छोड़कर उसकी बेटी की तरफ बढ़ता है, जिसे देख के पार्थी के अंदर की आग भड़क जाती है और वो पास में पड़ी बंदूक उठाता है और एक हिटमैन की तरह बंदूक चलाने की अपनी स्किल दिखाता है और इससे लोगों में शक पैदा होता है क्योंकि वो पांचों को सर में गोली मारता है। उसे उनके मर्डर का दोषी ठहराया गया है, लेकिन जोशी साबित करता है कि पार्थी ने अपनी बेटी और कैफे एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए उनकी हत्या की और इसे सेल्फ डिफेंस के केस के रूप में बंद करने के लिए वकील द्वारा जज को सक्सेसफुली मना लिया। पार्थी के बाइज्जत बरी होने के बाद उसके केस को न्यूज़ चैनलों ने कवर किया और पूरे देश का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। उसको हल्की आवाज़ से भी परेशानी होने लगी। वो चौकन्ना और अपने परिवार के साथ घर के अंदर कैद होकर रहने लगा। जोशी की बीवी प्रिया उसे और उसके परिवार को घर से बाहर निकलने को कहती है। वह और उसका परिवार कुछ घर का सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, पर बाजार पर उस गैंग के लीडर, जिसे पार्थी ने कैफे में मार डाला था, उसके गुंडों द्वारा उस पर और उसकी फैमिली पर हमला करते हैं। पार्थी उनका मुकाबला करता है और एक एक कर सबको मार देता है, पर एक गुंडा बच जाता है। पार्थी मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और एक पुलिस वाले की मांग करता है जो उसके घर पर रहे। पुलिस अफसर ऐसा करने से मना कर देता है और उसे और उसकी बीवी के बारे में भला बुरा बोलने लगता है। ये सब सुन के पार्थी को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस वाले को मारने लगता है, पर बाकी के पुलिस वाले और जोशी उसे छुड़ा लेते हैं। पार्थी के कहने पर जोशी उसे पीठ पर मारता है और वो चोट दिखा के कलेक्टर से मदद मांगते हैं। पार्थी कलेक्टर को बोलता है कि अगर हो सके तो वो उसके गांव से एक पुलिस वाले को बुला ले। कुछ दिनों बाद नेपोलियन नाम का पुलिस अफसर उसके घर आता है। पार्थी अपने कैफे की मरम्मत करवाता है पर तभी वो एक आदमी को देखता है जो उसकी फोटो ले रहा होता है। पार्थी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो भाग जाता है। जो फोटो वो आदमी लेता है वो तेलंगाना में दास एंड कंपनी पहुंचती है, जहां वो फोटो हेरोल्ड दास को दिखाई जाती है तो वो अपने भतीजे लियो की फोटो से उसे मिलाता है। मैच करने के बाद वो अपने बड़े भाई और लियो के पिता एंटनी दास को भी बताता है कि लियो अभी जिंदा है। एंटनी अपनी फौज के साथ लियो के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर पार्थी अपने घर और फैमिली की सिक्योरिटी के लिए बहुत से हथियार बनाता है।
अगले सीन में कैफे में पार्थी की एम्प्लॉय उसे बताती है कि पीछे एक आदमी है जो बहुत देर से बैठा हुआ है और कुछ ऑर्डर नहीं दे रहा है। पार्थी उसके पास जाता है और वो आदमी एंटनी निकलता है। एंटनी पार्थी के ऑर्डर लेने पर उसे कॉफी के लिए बोलता है और पार्थी को एक सिगरेट की डिब्बी दिखा के बोलता है कि वो लियो है जिसने इस सिगरेट कंपनी को बनाया है। पार्थी उसकी सभी बातों को नकारता है और बोलता है कि वो लियो नहीं है, पार्थी है। एंटनी उसे अपने होटल में बुलाता है और बोलता है कि वो ही लियो है, ये कन्फेस करने के लिए कल वो उसके होटल आए। एंटनी जाते जाते शराब की छोटी बोतल खोलता है जिसे देख के पार्थी उसे कैफे में वो पीने से मना करता है। पार्थी के मना करने पर एंटनी और उसके लोग पार्थी पर बहुत तेज की हंसने लगते हैं। रात में जोशी और सत्या पार्थी के कैफे में जाते हैं, जहां जोशी ने उन्हें एंटनी दास और लियो के बारे में बताया कि एंटनी आंध्र प्रदेश में एक बड़ी तंबाकू फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था, लेकिन फैक्ट्री में लगी खतरनाक आग लगने के बाद एंटनी का काम बंद हो गया। जोशी यह भी बताते हैं कि एंटनी का बेटा लियो पार्थी जैसा दिखता था। पार्थी बोलता है कि वो एक अनाथ है और 20 साल की उम्र तक उसने अपनी जिंदगी अनाथालय में काटी है। दूसरी ओर एंटनी बोलता है कि फैक्ट्री लियो की वजह से बंद हुई थी और अब उसे वही चालू करेगा। अगले दिन पार्थी को एक और आदमी कैफे में टकराता है और वो उसे कैफे से भगा देता है। दूसरी ओर सत्या और उसकी बेटी पर मेडिकल स्टोर के सामने उन गैंग द्वारा हमला होता है जिन्हें पार्थी ने अपने कैफे में मारा था, पर एंटनी सत्या और उसकी बेटी को बचाता है और सबको वही खत्म कर देता है। एंटनी सत्या को बोलता है उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसकी बेटी मथी का दादा और उसका ससुर है। सत्या एंटनी को वापस चले जाने को बोलती है। एंटनी उसे बोलता है कि वो यहाँ कोई लफड़ा करने नहीं आया है और उसके मन में पार्थी के लिए शक के बीज बोता है कि जिसे वो 20 साल से पार्थिबन समझ रही है वो लियो है जिसने सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को बेरहमी से मारा है। सत्या पार्थी को फोन करके बताती है कि एंटनी उसका पीछा करते करते घर तक आ गया है और वो पुलिस वाला भी घर पर नहीं है। पार्थी तुरंत अपने कैफे से निकलता है और अपने बेटे सिद्धार्थ को भी घर पहुंच के तैयार रहने के लिए कहता है। सिद्धार्थ घर पहुंचता है और घर पर भाला लेके हमला करने के लिए तैयार रहता है। जैसे ही पार्थी गेट खोलता है सिद्धार्थ को लगता है कि कोई गुंडा है और वो तुरंत भाला फेंक देता है, पर पार्थी थोड़ा सा चुकने की वजह से बच जाता है। रात को सोते समय सत्या को पार्थी में लियो दिखने लगता है और वो अपना शक दूर करने के लिए पार्थी के एजुकेशन सर्टिफिकेट के असली होने का पता लगवाती है और उसके अनाथालय के एक दोस्त से भी मिलने जाती है जो उसे उनकी बचपन की फोटोज और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, जिससे सत्या का शक खत्म हो जाता है। दूसरी ओर सत्य द्वारा भेजे गई पार्थी के डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट पार्थी के हाथ लग जाती है, जिसे देख के पार्थी का दिल टूट जाता है कि उसकी बीवी को उस पर शक है। सत्या पार्थी को संभालती है और उसे किस करती है और उसे बताती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर जोशी शिमला की जेल में पहुंचता है जहां लियो का दोस्त हृदयराज डिसूजा कैद है। डिसूजा जोशी को बताता है कि एंटनी और उसका भाई दोनों मिलकर दुनिया भर में ड्रग्स का धंधा करते थे, पर उन दोनों को एक आदमी ऐसा चाहिए था जो बेस लेवल पर उसके इस बिजनेस को संभाल सके। ये काम एंटनी ने अपने बेटे लियो को सौंपा। लियो शराब और सिगरेट का शौकीन था। उसने कई बार पुलिस से उनका ड्रग्स बचाया और खबर करने वाले को मौत के घाट उतारा। लियो की एक जुड़वां बहन भी थी जिसका नाम एलिसा होता है। लियो अब रात रात में 2000 किलो ड्रग्स बॉर्डर पार करवाने लगा और अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा। डिसूजा बताता है कि एंटनी को अचानक से अंधविश्वास पर भरोसा होने लगा और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने और फैलाने के लिए अलग अलग जानवर की बलि देने लगा। लियो के बिजनेस संभालने के बाद एंटनी को एक खास कुंडली वाले आदमी की तलाश थी जिसकी बलि चढ़ा के उसे अपने बिजनेस में बहुत सफलता मिलेगी, पर वो और कोई नहीं लियो ही होता है। पर एंटनी लियो की बलि की बजाय उसकी बहन एलिसा की बलि देने की बात करता है। लियो अपने आप को छुड़ाता है और उन पर हमला करता है। दूसरी ओर एलिसा भी लड़ती है। लियो एंटनी के पैर को काट देता है और अपनी बहन को आज़ाद करता है। दोनों भाई बहन मिलकर अपने दोस्तों को आज़ाद करते हैं और पूरी फैक्ट्री को जला देते हैं। उसका चाचा एलिसा को पकड़ लेता है और लियो को रुकने के लिए कहता है, पर वो नहीं रुकता और उसका चाचा एलिसा को चाकू घोंप देता है और एंटनी लियो को गोली मार देता है और पूरी फैक्ट्री जल जाती है। जोशी डिसूजा को पार्थी की फोटो दिखाता है जिसे देख के डिसूजा मना कर देता है कि ये लियो नहीं है। इस बीच एंटनी ने सिद्धार्थ को किडनैप कर लिया और उससे कहा कि वह सिद्धू की बलि दे देगा क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि नहीं दे सकता। पार्थी और नेपोलियन एंटनी और उसके आदमियों का पीछा करते हैं और पार्थी एक तगड़े एक्शन सीन्स के बाद आखिरकार उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है लेकिन सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हेरोल्ड को एंटनी की मौत के बारे में पता चलता है और वह पार्थी को सिद्धू के बदले में एंटनी की बॉडी लाने के लिए बोलता है। जैसे ही पार्थी हेरोल्ड के पास जाता है, हेरोल्ड बताता है कि उसने सत्या और चिंटू को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि पार्थी भी पूरी तरह तैयार होता है और घर के चारों ओर उसने अपना खुद का बनाया हुआ डिफेंस सिस्टम फैलाया होता है जिसकी वजह से एक एक कर हेरोल्ड के आदमी मरते जाते हैं। बाद में कुछ लोग बचते हैं जिन्हें नेपोलियन जोशी मार गिराते हैं। आखिर में उसका लास्ट आदमी जो सत्या और उसकी बेटी तक पहुंच जाता है।
उसे उनका अडॉप्ट किया हुआ हाइना मार देता है। हेरोल्ड के आदमी पार्थी पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें एक एक कर मार देता है। जैसे ही हेरोल्ड और पार्थी के बीच लड़ाई होती है, पार्थी एक बंदूक पकड़ लेता है और हेरोल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस पॉइंट पर हेरोल्ड एक्सेप्ट करता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार आज़ादी से घूम सकते हैं। हालांकि पार्थी हंसने लगता है और आखिरकार एक्सेप्ट करता है कि वो ही लियो है और फिर हेरोल्ड को गोली मार देता है। फिर वो सिद्धू को बचाता है और पूरे दास एंड कंपनी की फैक्ट्री को आग लगा देता है। लियो का कहना है कि उसने अपने पास में कुछ भी अच्छा नहीं किया है और जो कोई भी उसकी कहानी जानने पर जोर देता है उसे या तो मरना होगा या पहले ही मर चुका होगा। घर पहुंचने से पहले वो सिद्धू से वादा करने के लिए बोलता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि वो लियो है और वहाँ जो भी हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ। बदले में सिद्धू भी उससे वादा करवाता है कि वो अगर उसे सिगरेट पीते हुए देखेगा तो माँ को नहीं बताएगा, और दोनों घर लौट आते हैं। लास्ट सीन में जैसे ही पार्थी की लाइफ में शांति लौटती है, उसे एक फ़ोन आता है। कॉल करने वाले ने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्थी लियो है और उसे बताता है कि केवल उसके फैमिली की ड्रग फैक्ट्री को नष्ट करना सोसाइटी को नशा मुक्त बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में ड्रग्स बड़े पैमाने पर हैं। कॉल करने वाला ये भी कहता है कि वह जानता है कि पार्थी उसके बारे में जानता है, क्योंकि पार्थी को उसकी आवाज़ सुनते ही गुस्सा आ जाता है। आगे क्या होगा उसके लिए मूवी के सेकंड पार्ट का वेट करना होगा। तब तक के लिए हिंदी मूवी रिकैप और ट्रेलर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके वायरल करने में चैनल की मदद करें।